राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज भी इतिहास को इस प्रकार से खंगाल कर देखा जाता है कि लोगों ने जहां एक और महाराणा प्रताप को सबसे बड़ा गद्दार योद्धा निश्चित किया था, क्या वो वाकई में गद्दार थे या फिर वो गद्दारी का काम करने वाले राजा मानसिंह सबसे बड़े गद्दार थे? क्योंकि ये वो प्रश्न है जो किसी के दिमाग को झकझोर कर रख देंगे। ये ऐसी कहानी जो किसी को भी परेशान कर दे, सोचने के लिए मजबूर कर दे कि वाकई में क्या महाराणा प्रताप जैसे योद्धा, क्योंकि भारतीय इतिहास में सबसे बड़े योद्धा साबित हुए, वो गद्दार थे? क्या उनकी इसी आदत की वजह से जो और राजा थे महाराणा प्रताप की मदद में उसके साथ नहीं आए? क्या था वो कारण, जिसको जानेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। और ये ऐसी बातें हैं जिन पर शायद लोग यकीन करना पसंद ही ना करें। उनको लगेगा कि यार हम जो बातें कर रहे हैं वो शायद मूर्खता है, वो रियल बात नहीं है। अच्छा, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात का उजागर करूंगा जिस बात को मैंने हाल फिलहाल तो देखा, सुना, सोचा और समझा, लेकिन जब हमने यही प्रश्न उस कान्हाराम बैरवा से उस पीएलआर की भूमिका में पूछे, तब जाकर उसने कुछ ऐसी बातें बताई जो वाकई में हैरान करने वाली थी। कान्हाराम बैरवा, जो कि हिप्नोसिस की प्रक्रिया में थे, बिल्कुल शांत लेट जाते हैं। उनको अब गहरी निद्रा में सिर्फ कुछ बातों का आदेश पालन करना था। कान्हाराम बैरवा से कहा कि अब तुम अपने आप को कहाँ पा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप को पा रहा हूँ 1500 ईस्वी में। मैं अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के पास जाता है और उनसे बात करता है, कहता है कि आप संधि कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप, जो कि दो टूक जवाब दे रहे थे कि वो संधि किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए। और ऐसी बातें कहने के बाद महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह का अपमान कर दिया था। एक ऐसा अपमान कि शायद कोई स्वाभिमानी व्यक्ति हो तो दोबारा जाएगा ही नहीं। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने वाला कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने कई बार ऐसी बातों का इग्नोरेंस दिया, मना किया, लेकिन ये बातें महाराणा प्रताप की तरफ से अत्यंत स्वाभिमानी आ रही थी। और वाकई में ऐसा स्वाभिमान तो होना चाहिए भाई। उधर राजा मानसिंह अब महाराणा प्रताप को कह रहे थे कि भाई अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और वाकई में फिर हल्दी घाटी में युद्ध भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि यार, युद्ध जब हुआ तो क्या महाराणा प्रताप अकेले युद्ध लड़ रहे थे? क्या उनके साथ कोई और राजा नहीं था? क्या राजा मानसिंह को उनसे युद्ध नहीं करना था? लेकिन यदि वो युद्ध भी कर रहे थे तो क्या वो महाराणा प्रताप को पराजित कर पाए? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हल्दी घाटी के युद्ध को महाराणा प्रताप छोड़कर मतलब कि चले गए थे? अपने आप को बचा लिया था, छिपा लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी चित्तौड़गढ़ को जो मुगल थे उनके हाथों नहीं सौंपा, आज भी नहीं सौंपा। वो अविजित रही, उसको कोई जीतने वाला था ही नहीं। अब जिस प्रकार से 1996 में आईएएस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा गया कि राजा महाराणा प्रताप, जो कि भारत के सबसे सफल योद्धा रहे हैं, क्या वो गद्दार थे? इसके बारे में विवेचना दीजिए, कुछ बताइए। तो अब भाई जो यूपीएससी कर रहा है उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्होंने पुस्तक में भी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, फिर उन्होंने उनको लिखा भी है और उन्होंने ऐसे ऐसे विवेचना दी हैं जिनमें महाराणा प्रताप को गद्दार समझा गया, उनको गद्दार ठहराया गया, जबकि वो गद्दार बिल्कुल नहीं है। क्या थी वो बातें? सोचने योग्य बातें हैं। और इसी तरीके से मैं इस बात को सबसे पहले आपसे बोला कि महाराणा प्रताप को सबसे बड़ा गद्दार साबित करने की भूमिका किसकी थी? कौन लोग थे जो महाराणा प्रताप को गद्दार साबित करने में लग रहे थे, जबकि वो थे नहीं, वो एक महान योद्धा थे? तो फिर क्या राजा मानसिंह गद्दार थे, जो कि मुगल सेना के
सबसे बड़े सेनापति, 7,000 की मनसबदारी उनके पास थी, बहुत कुछ था। अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह। अब मैं आप लोगों को इतिहास के कुछ पन्ने बदलने के लिए कहूँगा, कुछ पास्ट में चलने के लिए कहूँगा। पहला प्रश्न ये आता है कि राजा मानसिंह ने जब हल्दी घाटी में युद्ध किया, युद्ध था राजा मानसिंह के साथ, किसकी एवज में? अकबर की एवज में, क्योंकि अकबर चित्तौड़गढ़ को जीतना चाहते थे। उसके लिए मना कर दिया महाराणा प्रताप ने, इसलिए वहाँ पर युद्ध को ठान दिया गया। लेकिन महाराणा प्रताप से युद्ध करना इतना आसान थोड़ा ही है। आपको मैं बता दूं, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह द्वारा फेंके गए उस भाले से जो मुगल वो था सेनापति, वो प्राण नहीं छोड़ पा रहा था। उसके शरीर से भाला निकाला नहीं जा रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि मैं उस योद्धा को देखना चाहता हूँ जिसने उसके अंदर शरीर में से भाला आर पार किया है। जब अमर सिंह को उनके सामने पेश किया गया तो वो कहकर आए, समझे कि भाई योद्धा तुझसे सब कुछ छोटा होगा, तो इतने बड़े योद्धा के शरीर में से भाला आर पार कर दिया इतनी दूर से फेंक कर, तो तेरे अंदर अपार ताकत है, तू कभी भी हारेगा नहीं। और दोस्तों रियल बताऊं, हल्दी घाटी के युद्ध में, क्योंकि हल्दी घाटी में आज भी बड़े बड़े शिलालेखों पर लिखा हुआ था कुछ समय पहले तक कि ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया गया, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप पराजित नहीं हुए। यदि वो पराजित हो जाते तो महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध बार बार क्यों होता? मुगल आज भी चित्तौड़गढ़ को जीत नहीं पाए, वो था ही इतनी जबरदस्त। लेकिन जहाँ उनके राजा महाराणा प्रताप ने प्रण लिया था कि वो मुगलों को पूरे भारत देश से ही बाहर भगा देंगे, उसको वो पूरा नहीं कर पाए। आज भी उनके वंशज गांव-गांव, गली-गली, शहरों में बस पड़े हुए हैं, अपनी ज़िंदगी काटते, लेकिन अभी भी वो अपने चित्तौड़गढ़ नहीं लौट पाए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि महाराणा प्रताप अकेले युद्ध क्यों लड़ रहे थे? तो मैं आज आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। जैसे कि चित्तौड़गढ़ के आसपास के जो सामंत हैं, उनमें जैसे कि नाम है रावचंद्र सेन, जो कि मारवाड़ के राजा थे। दूसरा सिरोही के सुल्तान देवड़ा, तीसरा ईडर के नारायण दास। इस तरह के करीब ये राजा थे, लगभग 9 राजा उनके चारों तरफ थे। सबकी एक रणनीतिक सोच थी और उसी रणनीतिक सोच के बिहाफ पर ये अकेले इकट्ठे होकर युद्ध नहीं लड़ना चाहते। जैसे कि यदि सब इकट्ठा युद्ध लड़ेंगे, अकबर की सेना वाकई में बहुत बड़ी है, तो वो उन सभी को एक साथ में पराजित कर देगा। लेकिन यदि 9 योद्धाएं 9 साइड से अलग अलग टाइम पर अटैक करेंगे तो मुगल सेना को हारना ही पड़ेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कोई कहीं से मार रहा है, कोई कहीं से मार रहा है, कोई कहीं से मार रहा है। सभी की सोच समझी पूरी प्लानिंग थी। अब यहाँ महाराणा प्रताप जो चित्तौड़गढ़ से जो युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने पराजित किया था मुगल सेना को। लेकिन हम लोगों को बताया गया कि मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया। तो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर कौन रहा है? हमको वाकई में हमारा इतिहास ही नहीं पता है। क्या इतिहास बताओ, सच्चे बताऊं, हमारे पास हमारा सही इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। अब यकीन मानिए कि आपको यदि मेरे घर की कोई बात जाननी है या फिर मुझे आपके घर की बात जाननी है, तो मुझे आपके घर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं कहने लगूं भाई हाँ तेरे घर में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो बेकार की मनगढ़ंत बातें मैं करूँगा, तो आप मेरी बातों को झूठा पकड़ लोगे, कहोगे हाँ भैया झूठ बोल रहा है। अब सोचिए, एक लेखक जो कि नाम मैक्स मूलर है, जर्मनी में रहता है, वहाँ रहता है और भारत का इतिहास लिखता है। भारत का इतिहास क्या लिखेगा वो? जो उसे बताया जाएगा। ये थोड़ी भी लिखेगा कि मैं देखूँगा और मैं लिखूँगा। न्यायपूर्ण नहीं, वो तो बस जो बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए। और कितने हमारे धर्म ग्रंथ, कितनी हमारी ऐसी पुस्तकें, कितना इतिहास जिसको तोड़ मरोड़ दिया गया। एक और महानुभाव हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूं, उनका नाम होता है रोमिला थापर।
ये ऐसी लेखिका हैं जिनकी किताबों को आईएएस आईपीएस जो कर रहे हैं ना यूपीएससी की तैयारी, वो लोग पढ़ते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि वेदों में तो गाय को खाया जाता है, वेदों में लिखा हुआ है ऐसा। अब मैं आप लोगों से छोटी बुद्धि वाली बात कर रहा हूँ। इसने कह दिया भाई वेदों में लिखा हुआ है। वेदों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उच्च शिक्षा संस्कृत की, हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो होती नहीं है उसमें, हिंदी इंग्लिश नहीं होती उसमें, होती है शुद्ध संस्कृत। उसका अनुवाद ऋषि मुनियों के अलावा किसी और के बस की नहीं भाई। और वो आत्मसात करके जो उसका गूढ़ रहस्य निकलता है ना अंदर से, वो उनका अर्थ है। सिर्फ आप मीनिंग और प्रश्नोत्तरी नहीं है, आप उसका सवाल जवाब नहीं पहचान सकते। इस तरीके से रोमिला थापर ने बहुत कुछ ऐसा बकवास उन किताबों में लिख दिया। और ये किताबें ऐसी ही हैं, लिखी तो लेखकों नहीं है, मैं नाम तो क्या लूँ उनका, वो तो सबको पता भी है। अब देखोगे, जांच करोगे, पता चल जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1996 में जब आईएएस यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा था, उस समय यह प्रश्न वहाँ पर आया था कि भारत का सबसे बड़ा योद्धा महाराणा प्रताप क्या एक गद्दार था? इसके एवज में कुछ लाइनें जरूर लिखना। अब आप बताइए, देश की सेवा का सबसे बड़ा पद, जहाँ पर इतने योद्धा ही हैं भाई, आईएएस आईपीएस मजाक थोड़ी है। उन लोगों के थ्रू जो इतिहास हमको पढ़ाया जा रहा है, क्या वो सत्य है? ये बातें ऐसी हैं जिन पर शायद कोई यकीन करे। दोस्तों, एक रोज़ एक फिजिक्स का बहुत बड़ा विज्ञानी था, मतलब वैज्ञानिक आदमी, वो अपने घर में अपने 7 साल के बच्चे की किताब को पढ़ रहा था, हिंदी की, हिस्ट्री की भी थी एक। उन्होंने उस किताब को पढ़ा, किताब थी एनसीईआरटी की। किताब को पढ़ा, पन्ने बदलने पर उनको कुछ ऐसे तथ्य मिले जो वाकई में गलत थे। वो खुद मान गए भाई गलत है। उन्होंने एनसीईआरटी से पूछा कि एनसीईआरटी ने ये जो तथ्य हैं जो लिखे हैं किताब में, वो किसके एवज में लिखे, किससे रेफरेंस लिया, किससे जानकारी लिया आपने? तो यहाँ पर उसने साफ मना कर दिया एनसीईआरटी ने, हमने कोई रेफरेंस नहीं लिया। तो फिर आप किताब में कैसे छापेंगे? इस वजह से उन वैज्ञानिक ने, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, उसमें एक अपील डाली कि आरटीआई लगाई कि जब तुम्हारे पास रेफरेंस ही नहीं है तो आप लोग इस बात को साबित कैसे कर दोगे? कोर्ट ने जब उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तब जाकर कोर्ट में बताया एनसीईआरटी ने कि उन्होंने सिर्फ मनगढ़ंत ये कहानी करी। अच्छा, कब करी होंगी? आपको समय याद है? कांग्रेस राज में, जब फांसीवाद, उन लोगों का कब्जा रहा भारत पर, जिसको लाल सलाम कहते हैं ना, वो वाली प्रक्रिया। ये लोग भारत में अपनी बस भगवान नहीं है, बहुत सारी बातों का खंडन, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। उनका राज चलता था, उन्होंने ये सारी कहानी बता दी। ये फांसीवाद कम्युनिस्ट जो पार्टी होती है ना, लाल सलाम वाले, वो लोग हैं दो, ये जो कि चीन से, मतलब कि चीन से फंडिंग होती है। चीन ने इनको हिंदुस्तान में छोड़ रखा है। जिनकी एक नेता है जिसका नाम है सीताराम येचुरी, हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं सिर्फ उनका नाम जानता हूँ। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो जेएनयू का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें से एक कन्हैया कुमार भी है। ये बनते हैं बड़े लेखक, रोमिला थापर, जिनका बहुत बड़ा नाम है, इतनी पब्लिकेशन ने बुक छापी इनकी, लेकिन लिखती क्या है? झूठ, गलत। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपको इतिहास जानना है, उस पर आप रुचि रखते हैं, तो आपको जड़ में जाना होगा। जड़, एक सही बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है, दोनों पर बहस मत करो। आप थर्ड रेफरेंस को पकड़ो, कोई ना कोई सत्य बोल रहा होगा, जो सही बोल रहा है उसका साथ दो, क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ मेरी मत मानो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जो एक्चुअल में रेफरेंसेस हैं, कहीं पे जाएंगे, जब पूरी बात को जानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। कहते हैं जब रिश्ता करने जाते हैं ना अपनी बेटा या बेटी का, तो पहले उस घर में जानकारी नहीं ली जाती जिनका बच्चा है,
उसके आस पड़ोसियों से पूछा जाता है कि इनके घर में कोई लड़का है, लड़की है, कैसा है, कैसी है, सही है या गलत है, कैसा व्यवहार है। जब ये बातें सही साबित होती हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो भैया अपने घर। बस ऐसा होता है, नहीं होता? आप इस बात को एग्री करते हो? अब इस इतिहास को जानने के लिए जर्मन लिखने वाला बंदा, नाम मैक्स मूलर, बैठा जर्मनी में, लिख रहा है भारत का इतिहास, और वो इतिहास हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है। फिर उसमें क्या होगा? आपने देखा होगा, इतिहास को पढ़ा होगा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया, मुगलों ने क्या किया, मुगलों का शासन ऐसा रहा, उन्होंने भारत की स्थिति सुधार दी। तुम होते कौन हो भाई स्थिति सुधारने वाले? हड़प्पा संस्कृति, सिंधु संस्कृति ने लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए थे। ये आज से नहीं, कितने ही सालों पहले, जब मुगल तो पैदा, मैं कह रहा हूँ तो था ही नहीं, उससे पहले की उनकी कार्बन डेटिंग निकलती है, वो इतना पुराना है। लेकिन इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि लगता है भाई हम तो बस ऐसे ही मार रहे हैं। लेकिन ये आपकी बातें गलत हैं। उन इतिहास की किताबों में ये नहीं दिखाया जाता कि नालंदा का इतिहास क्या रहा है। वहाँ पर लिखाया जाता है कि मुग़ल जो राजा थे, तानाशाही थे, उन्होंने नालंदा की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया, कई साल तक आग जली रही, ये कहा जाता है। लेकिन नालंदा का सही इतिहास नहीं बताया जाता। बताएंगे कैसे? अगर यदि वो इतिहास मालूम चल गया तो फिर उनकी रोटियां कैसे सिकेंगी? और यही विचारधारा का अकेला एक जगह नाम है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और JNU की पैदाइश है NCERT। जो कुछ उसमें लिखा है उसी को सब कुछ माना जाता है। तो फिर क्या NCERT ठीक है? नहीं है। ठीक पता है क्या है? जड़, आपकी जड़, मेरी जड़। वो क्या है? जो हमारा इतिहास है, जो हमारे बड़े बूढ़े पुरखा कहते हैं, वो आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, उसका कंपैरिजन क्या करें। और मैं वीडियो के अंत में आपसे यही बात कहूँगा कि जिसने भी इन किताबों को छापा, लिखा या ये प्रश्न पूछा, वो देश के गद्दार थे, देश के हितैषी नहीं थे। और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा हमारे जैसे लोगों के लिए हमेशा शिरोमणि ही रहेंगे। उनका नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि वो गद्दार थे, तो उनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।